हेलो क्लास 10th, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक लंबी लिस्ट ऑफ टॉप कोर्सेज जैसे कि सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, एमपी, यूपी, बिहार या फिर ओलंपियाड्स हो, एनटीएसई, सीयूईटी। ये सभी जो कोर्सेज हैं आपके पास यहाँ उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, वो भी बिना किसी मनी पेमेंट, यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और इसके साथ साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आ चुका है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी नोट्स। तो आप इजीली उन्हें यहाँ से आपको वो यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए तो लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप प्लीज़ उन्हें चेक कीजिए। इसके अलावा ये ड्रिल तो आपको अच्छे से याद हो ही गई होगी कि आपको अगर सभी वीडियोस देखने हैं तो YouTube के अलावा आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे www.magnetbrains.com पर। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और देखिए सभी वीडियोस। और वो सभी चीज़ें जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका बेनिफिट उठाइए। ऑलराइट, और अब देख लेते हैं कि आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और अभी हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की जो 3 पोर्शंस हैं उसके कंबाइंड फॉर्म में। ऑलराइट, तीनों ही पोर्शंस को मैंने इसमें अच्छे से कंबाइंड किया है और सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपका पूरे तीनों चैप्टर्स या तीनों पोर्शंस का एक साथ क्विक रिवीजन जैसा हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए हम हमारे वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मिक्सर्स यूज्ड फॉर, यानी ये है हमारे पोर्शन 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा से। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिक्सर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़, मतलब उनका क्या काम है, किस चीज़ के लिए वो यूज़ होते हैं। और ऑप्शंस हैं ए मिक्सिंग वेजिटेबल्स, बी मिक्सिंग वाटर, सी प्रिपेयरिंग डो या फिर डी मिक्सिंग जूस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने पोर्शन अच्छे से समझा है, पढ़ा है सब, और मेरी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसको डिटेल में पूरी देखी है बिना स्किप किए, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही होगा कि जिस चीज़ के लिए ये मिक्सर्स यूज़ होते हैं वो है प्रिपेयरिंग डो, यानी आटा लगाने के लिए। जो सी है वही है इसका सही आंसर, जो आटा लगाने के लिए, या यहाँ पर नीड भी हम कह सकते हैं, NEAD, नीडिंग ऑफ द डो। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको मुझे वापस याद दिलाने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ लिखते जाना है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उसका सही आंसर क्या है, आपको भी कमेंट सेक्शंस में लिखते चले जाना है। तो आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कितने सही आंसर्स दे दिए हैं, और हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर तो आपको लिखते जाना ही है कि क्वेश्चन 1 का आंसर आपने क्या दिया है और क्वेश्चन 2 का क्या दिया है, एंड सो ऑन। और इसके अलावा आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस आपको बताना है दैट 1 to 5 में से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने कितना स्कोर किए हैं। स्टूडेंट्स, ये ड्रिल आपकी पक्के से होनी चाहिए, मिस नहीं करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से मेरे साथ साथ ही यहाँ चलती रहे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who are nostalgic about the good old Portuguese and their famous loaves of bread? अब यहाँ आपसे वापस पार्ट 1 से ही क्वेश्चन है कि जो पुराने पोर्टुगीज़ डेज़ हैं, यानी जब पोर्टुगीज़ रूल किया करते थे, उस समय पे वो दिन जो हैं बहुत ही बढ़िया दिन कहे जाते हैं, वो कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। तो वो किन लोगों को पसंद आ रहे हैं और कौन लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, मतलब पुरानी यादें कौन ताज़ा कर रहा है यहाँ पे, ताज़ा इन द सेंस पुरानी यादों में कौन खोया हुआ है यहाँ पर। तो कौन है? ऑप्शंस हैं द एल्डर्स, द यंग पीपल, द चिल्ड्रन, द लेडीज़। अब इन चारों में स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप अपना ऑप्शन अभी तक लिख ही चुके होंगे, आई एम श्योर। बहुत ही ईजी आंसर है इसका कि कौन है जो पुराने पोर्टुगीज़ डेज़ को याद कर रहा है और नॉस्टैल्जिक हो रहा है, और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड जो है, यानी ब्रेड कौन लेकर आया था, ब्रेड का जो चलन है वो पोर्टुगीज़ लोगों से ही शुरू हुआ था। राइट, तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि कौन है जो ये समय याद कर रहा है। आई होप अभी तक आपने अपना आंसर लिख दिया होगा, और अगर लिख दिया है अब मैं बढ़ती हूँ मेरे आंसर की ओर, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द एल्डर्स। आई होप आपने सही आंसर ही लिखा है स्टूडेंट्स। नहीं लिखा है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका आंसर ए किस तरह से होगा, क्यों होगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
व्हाट इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यानी पोर्चुगीज़ डेज से चला आया अभी तक गोवा में ऐसा कौन सी चीज़ है जो अभी तक मशहूर है, अभी तक उतनी ही उसके लिए एक एक्साइटमेंट है। और ऑप्शंस हैं केक मेकिंग, रोल मेकिंग, ब्रेड मेकिंग या पिज़्ज़ा मेकिंग। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि जो चारों ही चीज़ें हैं ना एक ही चीज़ से जुड़ी हैं, विच इज़ बेकिंग, यानी इन चारों को जो है बेक करके बनाया जाता है। लेकिन वो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मशहूर है और वो बहुत पुराने समय से चली आई है, वो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सी है? देखिए यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ, उतने समय में आपको अपना आंसर भी यहाँ लिखना है। ऑलराइट, क्या आप अभी अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख चुके हैं? होपफुली यस, और लिख चुके हैं तो मैं बढ़ती हूँ अपने आंसर की तरफ, और वो है इसका ऑप्शन सी, ब्रेड मेकिंग। आई होप आपने यही आंसर लिखा होगा स्टूडेंट्स। ब्रेड मेकिंग ही है। अब ब्रेड से ही बाकी चीज़ें बनती है, जैसे केक भी जो बनता है बाद में जो आइसिंग होती है उस पर क्रीम लगाई जाती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब पहले ब्रेड वाला ही हिस्सा तो बनता है ना। तो सेम अप्लाइज टू एवरीथिंग कि ब्रेड इज़ द बेस फॉर ऑल दीज डिशेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ब्रेड ही वो है जो शुरू से ही गोवा में फेमस रही है और आज तक फेमस है। ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which word in the passage means the same as cook? ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी तक के वैसे सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन ये वाला तो सबसे ज़्यादा इजी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वर्ड है कुक, उसका मीनिंग क्या है दिए गए ऑप्शंस में से, मतलब दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा वो शब्द है जिसका अर्थ होता है कुक या पकाना। फर्स्ट है ए फ्राई, बी बॉयल, सी मिक्स या फिर डी बेक। तो स्टूडेंट्स इस पर बिना कोई टाइम गवाए हम सीधा आंसर पे आ जाते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन डी बेक। ऑप्शन डी बेक। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझाने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेक का मतलब ही होता है पकाना ही होता है उसको। तो बेक इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने भी यही आंसर दिया है। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है कि आउट ऑफ फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन आपने कितने आंसर्स का सही, कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। ऑलराइट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। द वर्ड डैश मीन्स द सेम एज टू टेक अ क्विक लुक, यानी आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है टू टेक अ क्विक लुक। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है वर्टिकल, बी है टिपिकल, सी है पीप या फिर डी है रिब्यूक। तो स्टूडेंट्स रिब्यूक का मतलब तो होता है हल्का सा डांट लगाना या डपट लगा देना एकदम। वर्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में, यू नो वर्टिकल, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। आई होप ये आप जानते होंगे दोनों, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। टिपिकल का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मामला है, आसान सा नहीं है, बहुत ही उलझा हुआ सा मामला है। एंड ऑप्शन सी जो है पीप, इसका क्या मतलब है? टू टेक अ क्विक लुक, यानी इसका मतलब है पीप करना, यानी देखना, एकदम एक नज़र मारना, एकदम झांकना। बेसिकली झांकना इज़ द करेक्ट शाब्दिक अर्थ फॉर पीक, पीप, पीप। तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। उसके पहले आप ये बता दें कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कितने आंसर्स आपने सही दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Where were the monthly accounts of the baker recorded with a pencil? This is a very nice and simple question कि जो बेकर के जो मंथली अकाउंट्स होते हैं ना, देखिए आजकल तो हम क्या हाथों हाथ पैसे दिए और चीज़ खरीद ली बेकर से भी, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, इनफैक्ट गोवा में तो आज भी ऐसा चलन है कि जो ये पैडर्स होते हैं या बेकर्स हैं, वो जब उनसे जब आप ब्रेड्स खरीदते हैं ना, तो मंथ के आखिर में उसका हिसाब होता है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ जो ब्रेड है वो डेली के हिसाब से खाई जाती है। हम लोग ब्रेड डेली रेगुलर कंजम्पशन उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर कंजम्पशन है गोवा में, तो इसलिए मंथ के एंड में जो है हिसाब किताब होता था, ठीक है। लेकिन वो हिसाब किताब करने के लिए पहले हिसाब किताब कहीं लिखा होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, राइट। अब यही पूछा गया है कि वो रिकॉर्ड्स कहाँ, किस तरीके से रिकॉर्ड्स होते थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि या एक तो है कि वो नोटबुक में लिखे जाते थे कि नोटबुक में लिख लो, दूसरा है एक डायरी में लिखे जाते थे, या फिर लैपटॉप में, या फिर दीवार पे।
देखिए लैपटॉप तो तब था ही कहाँ, लैपटॉप तो कुछ ही समय हुआ आने पे, तो लैपटॉप में तो नहीं लिखा जाता था, ना डायरी में ना नोटबुक में, वो लिखा जाता था पेंसिल से ऑन अ वो सॉरी मैंने सबको डिडक्ट करते करते इसको भी डिडक्ट कर डाला, वो लिखा जाता था वॉल पे बाय पेंसिल, यानी पेंसिल से लिखे जाते थे और दीवार पे उनको ऐसे रिकॉर्ड करते हुए चलते थे कि इस महीने का कितना खर्चा हुआ होगा बेकर का। जो उन्होंने बेकर का खर्चा मतलब कि बेकर या बेकिंग के आइटम जो ख़रीदे हैं उसका कितना खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा देना है, तो वो पूरे महीने का खर्चा उस वॉल पे लिखते थे और आखिर में जो हिसाब किताब होता था वो फिर उसको मंथ के एंड में दे देते थे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7 और स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कमेंट सेक्शन में, आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द बेकिंग प्रोफेशन, मतलब बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो कैसा था। ऑप्शंस हैं प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर पुअर, यानी बेकिंग का प्रोफेशन क्या था, आपको उसमें फ़ायदा होता था या आपको उसमें नुकसान ही होता था, या ना फ़ायदा ना नुकसान वो बराबर ही रहता था, या फिर बहुत ही गरीब हो जाते थे। तो स्टूडेंट्स अगर गोवा में आप प्रोफेशनली एक बेकर हैं और आप ध्यान दे रहे हैं अपने काम पे, तो ये बात पुख्ता है कि आप बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल, तभी तो यहाँ के लोग जो हैं जो बेकर्स की फैमिली से हैं उन्हें कहा गया है कि प्लम फिजिक होता है उनका, मतलब वो एकदम खाते पीते घर के लगते हैं और बिल्कुल प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध होते हैं। आई होप आपने भी इसका आंसर ए ही लिखा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज प्रूफ, यानी ये जो वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा वर्ड जो पैसेज में यूज़ किया गया है और उसका मतलब है प्रूफ, और प्रूफ का मतलब क्या होता है, साबित करना। ठीक है, एक होता है प्रूफ जो साबित करना और यहाँ प्रूफ का मतलब बेसिकली होगा सबूत। ठीक है, कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं ही कातिल हूँ, तो यहाँ हो गया प्रूफ। और जब VE आता है PROVE ये प्रूफ जब है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को साबित कर देना जब वो चीज़ साबित हो चुकी होती है। और यहाँ और किसकी मदद से ये साबित होती है, प्रूफ की वजह से। ऑलराइट, तो ऐसा कौन सा वर्ड है इन ऑप्शंस में से जिसका जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो निकल कर आता है प्रूफ। हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए टेस्टिमनी, बी प्लम्प, सी प्रोफेशन या फिर डी फिजिक। तो जो सही आंसर है इसका वो ये है कि ऑप्शन ए टेस्टिमनी। ये कब यूज़ हुआ था हमारे चैप्टर में, इस चैप्टर में ये यूज़ हुआ है बेकर्स की जो फैमिली है उसे लेकर कि उनकी जो फैट प्लम्प फिजिक है, यानी कटहल जैसा वो जो खाते पीते घर के लगते हैं ना, वो एक ओपन टेस्टिमनी है, यानी एकदम साफ साफ वो एक सबूत है कि ये लोग एक बेकर की फैमिली से ही आते हैं। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा और आपको ये आंसर पता होगा और आपने अपने कमेंट सेक्शंस में यही लिखा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया था तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाउ वॉज द बेकर्स लाइफ, यानी एक बेकर की लाइफ किस तरीके की होती है। ए जॉयफुल, बी हैप्पी, सी प्रॉस्परस या फिर डी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। देखिए बेकर की लाइफ जो है वो जितने भी ऑप्शन से दिए गए हैं ना उससे मिलती जुलती सभी उस पर एप्लीकेबल है। अब सब एप्लीकेबल है तो हम किस तरीके से आंसर दें, ऑप्शन तो हमें कोई एक ही चूज़ करना है ना, इसलिए आपको वही आंसर चूज़ करना है स्टूडेंट्स जो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। और आपके चैप्टर में एज इट इज़ लिखा हुआ है ऑप्शन डी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, इसका मतलब खुश और समृद्ध लोग होते हैं। फिर से मैं बोलूँगी खाते पीते घर के। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और यू नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10th तक कितने मार्क्स स्कोर किए हैं एंड देन ओवरऑल मार्क्स आपके कितने आए हैं। एक ही कमेंट में आप सब लिख दीजिए, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड मुझे भेज दीजिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 10th है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पूछा है कई बार ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, ड्यूरिंग सॉल्यूशंस, आपको कई बार बोला है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अब देखिए एमसीक्यू में ही एक क्वेश्चन आ गया है और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये 4,
ए है आरूप कुमार दत्ता, बी है लोकेश अब्राल, सी ल्यूजियो रॉड्रिक्स या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स बिना इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम खर्च किए, हमें मालूम है ना कि कौन सा पोर्शन किस, नन ऑफ द अबाव तो बिल्कुल नहीं है, इन तीनों में से कोई एक ही है, और यही तीनों वो हैं जिन्होंने एक एक पार्ट लिखा है इस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। ऑलराइट, आपको बताना है कि अ बेकर फ्रॉम गोवा से कौन सा वो क्वेश्चन है जो यहाँ पर आया है, और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ल्यूशियो रॉड्रिग्स। यानी ल्यूशियो रॉड्रिग्स ने ही ये जो पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा लिखा है, और कोंकणी लैंग्वेज में ये लिखा करते थे। और कोंकणी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? वही लैंग्वेज जो कोंकण रीजन में चलती है। और कोंकण रीजन कहाँ पर है? क्या वेस्ट कोस्ट में है, साउथ कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में है, या कौन से कोस्ट में है? चारों में से नॉर्थ कोस्ट में। तो चारों में से आपको अब एक छोटा सा और होमवर्क मिल गया है कि कौन से कोस्टल रीजन में कोंकण रीजन या वहाँ के वो जो लोग हैं बस गए थे। ऑलराइट, ये भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको इस चैप्टर को समझाते हुए अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। What have the tea plantations been compared to? यानी टी प्लांटेशंस जो है उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है। अब यहाँ टी प्लांटेशन की बात आ गई है, इसका क्या मतलब है कि हम कौन से किस पर आ गए हैं? हम आ गए हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट नंबर जो है उसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं टी ऑफ आसाम की या टी फ्रॉम आसाम की। वेल, टी फ्रॉम आसाम है इस पार्ट का नाम, और जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। अ सी ऑफ टी बुशेस, बी अ हाउस ऑफ टी बुशेस, सी अ कॉन्टिनेंट ऑफ टी बुशेस, या फिर डी नन ऑफ द अबाव। यानी आपसे पूछा गया है कि टी प्लांटेशंस को किसके साथ किससे तुलना की गई है, या इनमें से कौन सा वो फ्रेज़ है जिससे बताया गया है टी प्लांटेशन के बारे में। यानी जब राजवीर और प्रांजल जो हैं ट्रेन से जा रहे थे और राजवीर बाहर नज़ारे देख रहा था तो उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और जब वो टी प्लांटेशन देखने भी गया तो उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ ग्रेवल रोड जो है उसके दोनों ही तरफ जो टी प्लांटेशंस का समुंदर है। तो समुंदर है का मतलब अ सी ऑफ टी बुशेस, यानी ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स वो है हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की ओर। द न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स वर बीइंग प्लक्ड बाय, यानी जो नई नई चाय के पौधे पर जो नई नई पत्तियां अभी अभी उगी हैं, वो जो पत्तियां हैं वो किससे, कौन प्लक करता है उन्हें, कौन तोड़ता है? ऑप्शंस है ए पेड मैन लेबर, बी प्रोफेशनल्स, सी द ग्रुप ऑफ वुमेन, या फिर डी द ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पेड मैन लेबर, यानी जो मजदूर होते हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, या तो वो लोग उसको तोड़ते हैं, या फिर सी प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब इसके लिए एकदम पेशेवर लोग होते हैं, हर कोई उन पत्तियों को तोड़ नहीं सकता, तो यानी पेशेवर लोग एकदम होते हैं। सी कुछ ग्रुप ऑफ विमेन। देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं स्टूडेंट्स। जब हम मल्टीपल वुमेन की बात कर रहे होते हैं, यानी WOMEN, यानी एक बहुवचन है, ये एक से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इस यहाँ आता है ई। ठीक है, जब ई आ रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा विमन। ठीक है, वी आ जाएगा विमन। इसके अलावा अगर हम सिर्फ एक महिला की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा वुमन। यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, WOMAN, तो वुमन। तो ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो आप ये मत सोचिए कि कभी विमेन कहते हैं कभी वुमन कहते हैं, नहीं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस नहीं है। अगर एक वचन की बात हो रही है यानी सिर्फ एक ही महिला की बात हो रही है तो वो हो जाएगा वुमन, और अगर मल्टीपल फीमेल्स की या मल्टीपल महिलाओं की बात हो रही है तो वो हो जाएगा विमेन। ये हमने सीखा किसके बारे में? प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन है कि कुछ महिलाओं का ग्रुप जो होता है या झुंड जो होता है, कुछ महिलाएं उन पत्तियों को तोड़ती हैं। और लास्ट है द ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स। शेफर्ड्स कौन होते हैं? शेफर्ड्स होते हैं चरवाहे भी होते हैं जिन्हें जो मवेशियों को घेर कर लेकर जाते हैं। ठीक है, इन चारों में से कौन से हैं वो कौन सा सही ऑप्शन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ग्रुप ऑफ women. ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके आंसर्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं,
और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सप्लेनेशन का वीडियोज़ और ये सब नहीं देखा है अभी तक, जिन्होंने इस चैप्टर को अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, तो स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से जल्दी एक्सप्लेनेशन का, सॉल्यूशंस का, इन सब का वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर। मेरे साथ भी आप जब भी ये वीडियो देखें तब भी आप ये सॉल्व कर सकें मेरे साथ। ऑलराइट, एक और चीज़, चूँकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखा है, या हो सकता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई हो या इस वक्त याद ना आ रही हो, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हर क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानते हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने। ऑलराइट, अब इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Why was राजवीर एक्साइटेड, यानी जैसे राजवीर और प्रांजल जा रहे थे कहाँ पर, आसाम जा रहे थे। अब राजवीर एक्साइटेड क्यों हो गया, मतलब किस बात पे बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा मचल रहा था वहाँ जाके। वेल, ऑप्शंस हैं, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड कॉफ़ी गार्डन, B because he had spotted the tea garden, C because he had spotted wheat garden, या फिर D none of the above। मतलब वो जा रहे थे आसाम, अगर आपको चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप जानते ही होंगे कि जो राजवीर और प्रांजल है आसाम जा रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि जो राजवीर एकदम खुशी से पागल हो गया, झूम उठा, मतलब खुशी से पागल तो क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि जितनी दिनों से वो जो चीज़ देखना चाह रहा था वो उसकी नज़रों के सामने है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पॉटेड कॉफ़ी गार्डन, तो यहाँ पर तो कॉफ़ी गार्डन्स तो है ही नहीं, वो तो किसकी विशेषता है, कुर्ग की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसाम की, तो यहाँ पर तो कॉफ़ी गार्डन नहीं है, तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। नन ऑफ द अबाव भी मैं आपको बता दूँ रिजेक्टेड ही है, क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें से करेक्ट है। देन कम्स, उसको वीट गार्डन दिखाई दिए, तो उसको क्या वीट गार्डन दिखाई दिए थे क्या स्टूडेंट्स, जी नहीं, उसको वीट गार्डन्स नहीं दिखाई दिए थे, उसको क्या दिखाई दिया था, उसको दिखाई दिया था पैडी फील्ड्स। और पैडी फील्ड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट द वीट गार्डन्स, पैडी फील्ड्स आर दी राइस गार्डन्स कहा जा सकता है उन्हें, यानी चावल के खेत। बेसिकली चावल के खेत को धान का खेत कहा जाता है, मैं बता दूं, धान का खेत। और धान ही वो है जिसके अंदर से फिर चावल निकलते हैं, तो धान के खेत दिखाई दिए थे इसको, इसका मतलब वीट गार्डन नहीं दिखाई दिए, तो ऑप्शन सी भी जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और ऑप्शन बी क्या है, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन्स, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वो उसने जैसे ही चाय के बागान देखे, चाय पत्ती के बागान देखे दूर दूर तक फैले हुए, तो वो देखते ही वो इतना खुश हो गया, तभी उसको बहुत अच्छा लगा और तभी वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि ये वो जगह देखने के लिए इतना दिन से वेट कर रहा था कि कब वो आसाम पहुंचेगा, कब वो टी गार्डन्स देखेगा। और अब जब वो टी गार्डन्स उसके सामने है तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन्होंने ऑलरेडी जानते थे उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। What was ढेकियाबाड़ी, यानी ढेकियाबाड़ी क्या है। ऑप्शंस हैं, A name of a station, B tea garden managed by प्रांजल's father, C tea garden managed by राजवीर's father, या फिर name of a hill। यानी A ऑप्शन है कि ये जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन या हिल स्टेशन, पता नहीं, यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं है, तो या तो किसी स्टेशन का नाम है ढेकियाबाड़ी, या फिर ये उस टी गार्डन का नाम है जो प्रांजल के पिता जो हैं मैनेज करते हैं, या फिर ये उस टी गार्डन का नाम है जिसे राजवीर के फादर जो है मैनेज करते हैं, या फिर नेम ऑफ अ हिल। तो यहाँ पर स्टेशन आ गया, यहाँ पर हिल आ गया, इसका मतलब ये तो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है और ये एक हिल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये तो क्लैरिटी हमें आ गई है। लेकिन ये स्टेशन का नाम नहीं है। स्टेशन, क्या स्टेशन का नाम आपको इस चैप्टर में दिया गया है, देखिए चेक कीजिए कि अगर स्टेशन का नाम दिया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि स्टेशन का नाम क्या है। देन कम्स नेम ऑफ अ हिल, तो ये हिल का नाम भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तो सी ऑप्शन है राजवीर के फादर। देखिए राजवीर तो दिल्ली से है, तो उसके पिता अगर कुछ काम भी करते हैं तो दिल्ली में वो प्रोफेशन है, तो यहाँ पर टी से रिलेटेड नहीं है उसके पिता का जो भी काम है। प्रांजल के लेकिन जो फादर है ना, प्रांजल के फादर एक टी गार्डन मैनेजर ही हैं। अब ये टी गार्डन मैनेजर है तो क्या वो इसी टी गार्डन के मैनेज करते हैं, और क्या उसी टी गार्डन का नाम है ढेकियाबाड़ी,
वेल यहाँ हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं और आंसर बी ही है हमारा करेक्ट आंसर, यानी ढेकियाबाड़ी है एक टी गार्डन, एक टी गार्डन एस्टेट आपके चैप्टर में लिखा हुआ है और यही वो टी गार्डन है जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, वो यहाँ पर मैनेजर हैं। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि जो कि आपके चैप्टर में भी दी हुई है लेकिन आपको अभी याद रखना ज़रूरी है, वो ये कि ढेकियाबाड़ी कहाँ पर है। आसाम में तो है ही, लेकिन आसाम में कहाँ पर है, ये अपर आसाम में सिचुएटेड है। ऑलराइट, आसाम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लोअर आसाम एंड अपर आसाम, तो वो अपर आसाम में सिचुएटेड है। ऑलराइट, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी और याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है द वर्ड वुडेड मीन्स, यानी वुडेड ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, और ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कवर्ड विथ फॉरेस्ट, बी कवर्ड विथ ट्रीज, सी कवर्ड विथ कार्पेट्स या फिर डी कवर्ड विथ डैन। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि वुड क्या होता है, लकड़ी होती है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दो ऑप्शंस में, या तो फॉरेस्ट होगा या ट्रीज़ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर यूजुअली कई बार फॉरेस्ट भी कहा जाता है, पोम्स के अंदर कई बार यूज़ करते हैं तो उसे फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली जो वुडेड होता है ना स्टूडेंट्स, उसका कहा जाता है, उसका मतलब कहा जाता है ट्रीज़, कवर्ड विथ ट्रीज़। अब इसका मीनिंग भी अच्छे से समझ लीजिए। बेसिकली ट्रीज़ होते हैं, अब ट्रीज़ तो कहीं पर भी हो सकते हैं, गार्डन्स में भी होते हैं ट्रीज़, रास्ते के किनारे पे भी होते हैं, जंगल में भी होते हैं। तो यहाँ बेसिकली ट्रीज़ के लिए कहा गया है। और मान लीजिए लिखा जाता है हेविली वुडेड, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट है। तो वुड का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह को दर्शाने के लिए कि फॉरेस्ट दर्शाया जा रहा है या गार्डन दर्शाया जा रहा है, ये हो सकता है। लेकिन जो बेसिक मीनिंग है उसका वो है ट्रीज़, यानी पेड़ या पौधे भी। तो यहाँ पर आई होप आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग पता था देन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेल डन, और अगर आपने इसका सही ऑप्शन चूज़ किया है ऑप्शन बी, देन वेरी नाइस। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी पता था तो नो इश्यूज़ एट ऑल, मैंने अब आपको इसका मीनिंग समझा दिया है, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स अब वापस से, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपना रिपोर्ट कार्ड भेज दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और क्वेश्चन 15 का आंसर आपने क्या दिया है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Which word in the following means the same as sweet smell? इसका ये मतलब है कि sweet smell यानी एक बहुत ही अच्छी खुशबू जो है, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से कौन सा वो वर्ड है जो बताता है स्वीट स्मेल, यानी बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया महक है। तो ऑप्शंस हैं गुड मॉर्निंग, बी लोव्स, सी फ्रेग्रेंस या फिर डी नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन से चैप्टर में से है। ये है आपके पार्ट 1 में से, विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। और स्वीट स्मेल जिस वर्ड का ही मतलब है वो है स्टूडेंट्स फ्रेग्रेंस, यानी फ्रेग्रेंस का ही मतलब होता है स्वीट स्मेल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कुर्ग इज़ अ, यानी कुर्ग आ गया, इसका मतलब ये आ गया हमारे पार्ट 2 का क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 2 से ये क्वेश्चंस हैं, उसका नाम ही है कुर्ग और ये पूछा जा रहा है कि कुर्ग इज़ अ कंट्री। तो किसकी कंट्री है ये? कंट्री का मतलब है कि बेसिकली ये जो रीजन है, एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है, वो किस चीज़ के लिए मेजरली जाना जाता है। ऑलराइट, तो ऑप्शंस हैं टी, बी है ब्रेड, सी है कॉफ़ी या फिर डी है ग्रीन। यहाँ ग्रीन का मतलब है हरियाली। तो देखिए हरियाली के लिए भी जाना जाता है, बहुत हरा भरा है। कॉफ़ी, ब्रेड, टी, इन तीनों में से किसके लिए जाना जाता है? तो कुर्ग जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए पूरी दुनिया में ही मशहूर है। बहुत ही शानदार कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सो कॉफ़ी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस चैप्टर की इस पार्ट की जो शुरुआती लाइन ही है ना स्टूडेंट्स, शुरुआती लाइनों में से कुछ उसी में से ही लिखा गया है दैट कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। आई होप आपने इसका आंसर ऑप्शन सी ही सिलेक्ट किया होगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। The climb to the hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg.
ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली यही पूछ रहा है कि जब हिल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। पैनोरामिक व्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्विक ब्रीफली आपको समझा देती हूँ। इसका बेसिकली मतलब होता है वाइड एंड एक्सटेंसिव, यानी अगर आप किसी को, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में ये फ़ीचर होता है कि अगर आप कैमरा से फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आपको एंगल लेट्स से अगर इतना दिखाई दे रहा है, तो पैनोरामिक व्यू करके एक फ़ीचर होता है मोबाइल फ़ोन्स में। अब अधिकतर आजकल यूजुअली हर फ़ोन में, हर स्मार्टफोन में ये फ़ीचर अवेलेबल है। जैसे ही पैनोरामिक व्यू आप करते हैं तो वो जो एंगल होता है ना, वो वाइड एंगल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कैमरे में सब कैप्चर हो जाता है। सो आपको देखिए कितना वाइड एंगल जो है कैमरा में कैप्चर हो पाता है, तो उसे कहते हैं पैनोरामिक व्यू। तो फीचर तो ये बाद में आया है, पैनोरामिक व्यू पहले से ही था कि जब आप उन हिल्स पे चढ़ जाते हैं ना कुर्ग में, तब वहाँ से आपको इतना दूर दूर तक इतना पैनोरामिक व्यू नज़र आता है और इतना खूबसूरत होता है वो व्यू कि वो नज़ारा देखते ही बनता है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि क्लाइंब टू द हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। अब ये हिल्स जो है ना बेसिकली ये कहाँ की बात है, ये किस जगह की बात हो रही है? ए बी सी और डी में तो क्या ब्रह्मगिरी हिल्स की बात हो रही है, हिमालयन रेंज की, नीलगिरी हिल्स की, या फिर पार्वती की? वेल स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हम कुर्ग में जाते हैं तो यहाँ क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ए ब्रह्मगिरी हिल्स। और यहाँ बेसिकली आपसे देखिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सिर्फ आपसे एज इट इज़ एक कोट उठाकर यहाँ रख दिया गया है चैप्टर में से, और आपको बस अंदाज़ा लगाना है कि बात कहाँ की हो रही है। तो ये भी इस तरह से भी आपको स्मार्ट प्ले करना होगा कि आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि भाई इनमें से कौन सी हिल्स हैं जो कुर्ग में होंगी, या जो कुर्ग में घूमने जाते हैं तो यहाँ क्लाइंब करके जाते हैं, ताकि पूरे शहर का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको एक बार में नज़ारा दिखाई दे। और बहुत ही मिस्टी, यानी बहुत ही बादलों से घिरा हुआ एक नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन फिर से याद दिला दूं कि अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग, यानी कुर्ग में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं? ए रिवर राफ्टिंग, बी कनोइंग, सी माउंटेन क्लाइंबिंग, या फिर डी ऑल ऑफ देम। वेल स्टूडेंट्स, दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ देम। मतलब अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ करने को मिलती हैं। यहाँ रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ करने को मिलेंगी। सो इट वुड बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू बी हियर इन कुर्ग। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20th, और यहाँ हम जान लें कि हमारे फिर से सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं। तो आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20th का तो आंसर आपको लिखना ही है। 1 to 20 में से आपने कितने मार्क्स अभी तक स्कोर किए हैं वो भी आप अपने कमेंट में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द फैमिली प्रोफेशन स्टिल कैरीड। ये जो फर्स्ट पोर्शन है, देखिए ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से भी जो फर्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए नंबर ऑफ MCQs भी जो है वहाँ से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो परिवार का जो प्रोफेशन है ना, वो किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, मतलब परिवार के काम को किसने आगे बढ़ाया। ऑप्शंस है बाय देयर नेफ्यूज़, बाय देयर सन्स, बाय देयर वर्कर्स, या नन ऑफ द अबव। यानी क्या भांजे भतीजों ने आगे बढ़ाया, या उनके बेटों ने आगे बढ़ाया, या उनके वर्कर्स ने, यानी उनके यहाँ जो काम करते थे उन लोगों के यहाँ उन्होंने बढ़ाया, या इनमें से कोई भी नहीं। वेल स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है बेकर्स की, कि जिस तरह से पोर्टुगीज़ डेज़ में जिस तरह से बेकर्स आते थे, वैसे ही यहाँ पर अभी भी तो इनका जो काम था वो अभी तक चला आ रहा है, पोर्टुगीज़ डे से लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। तो इनको, इस प्रोफेशन को किसने आगे बढ़ाया? वेल स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया वो हैं बाय देयर सन्स, यानी ऑप्शन बी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। जो इसमें एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, मे बी दे आर नॉट द फादर्स बट देयर सन्स। क्या एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्ट सेंटेंस है, वो आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा अपने चैप्टर में से। लेकिन यही है कि ये पता नहीं, क्योंकि इतना समय हो गया पोर्टुगीज़ डेज से लेकर आज तक, जब लूशो रॉड्रिग्स से लिख रहे हैं, तो वो एक ही व्यक्ति तो इतने सालों तक ज़िंदा तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए बाय देयर सन्स ये जो प्रोफेशन है वो आगे बढ़ाया गया है। ये हो गए हमारे
20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो आपको मुझे बताना है आंसर 20 का आपने क्या ऑप्शन लिखा है, सही है या नहीं है, वो मैं देखूंगी। उसके अलावा आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 20 तक आपने अभी तक कितने मार्क्स अचीव कर लिए हैं, यानी 20 में से आपके कितने मार्क्स हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है द टी बुशेस वर स्प्रेड एज फार एज, यानी यहाँ पर आपको ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ लिखा गया है कि जो टी बुशेस है वो बहुत दूर तक फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड थे, ये भी वर्ड यूज़ हुआ है आपके चैप्टर में। तो यही है कि जो टी बुशेस है वो कहाँ तक फैले हुए थे और कितना, आपके चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, द टी बुशेस वर स्प्रेड एज फार एज पॉसिबल द लेग्स कुड रीच, यानी जहाँ तक आप जा सकते हो। लेग्स कुड रीच का मतलब ये नहीं कि एक पैर उठाओ तो वो कहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक, नहीं, ऐसा नहीं। यानी आपके लिए जहाँ तक चलकर जाना संभव है वहाँ तक, इतनी दूर तक वो फैले हुए थे। या फिर सी द आर्म कुड गो, यानी जहाँ तक आप अपना इशारा कर सको हाथ उठा के वहाँ तक। या फिर द आई कुड सी, मतलब आपकी आँखों के लिए जहाँ तक देखना संभव है वहाँ तक ये जो टी बुशेस हैं वो फैले हुए थे। मतलब आप जहाँ पर भी देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, निगाह जाती है, वहाँ तक आपको सिर्फ टी बुशेस ही टी बुशेस नज़र आते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा है करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द आई कुड सी। तो पूरा सेंटेंस हुआ द टी बुशेस वर स्प्रेड एज फार एज द आई कुड सी। आई होप आपको ये आंसर समझ में भी आया होगा, और आई एम श्योर जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है उसको इसका आंसर ऑलरेडी पता ही होगा। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टू, यानी ये आ गया है हमारा जो टी वाला जो थर्ड पार्ट है उससे क्वेश्चन आ गया है। और वो क्वेश्चन है कि कंपार्टमेंट यानी ट्रेन का कंपार्टमेंट या बोगी जो है वहाँ पर सब लोग बैठकर कुछ पी रहे थे और सिप कर रहे थे, यानी चुस्कियाँ ले रहे थे। अब किस चीज़ की क्या पी रहे थे? ऑप्शंस है, क्या वो कॉफ़ी पी रहे थे, जूस पी रहे थे, चाय पी रहे थे, सब पानी पी रहे थे। वेल तो स्टूडेंट्स जहाँ पार्ट जो 3 है वो है ही टी के बारे में, चाय के बारे में, तो ऑप्शन सी चाय वो है हमारा करेक्ट आंसर। यानी टी जो है सब लोग कंपार्टमेंट में बैठ के सभी लोग जो है वो चाय पी रहे थे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। What did the children long for? Long for का मतलब वेट होता है स्टूडेंट्स की, भाई किसका वो वेट कर रहे होते हैं या किसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शंस लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड या फिर ऑल ऑफ देम। देखिए पैडर आता था मोहल्ले में, छन 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 या झंग 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 आवाज़ करता हुआ, तो वो जो आवाज़ होती थी उससे सारे बच्चे जागकर भागते थे उसकी तरफ, और उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता था कि ब्रेड वाला आ चुका है, पैडर आ चुका है, ठीक है। अब वहाँ पहुँच के वो क्या करते थे, जो बास्केट होती थी उसमें झांक झांक के पीप कर 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 देखते थे कि अरे कौन से ब्रेड लेकर आए क्या। अब वैसे तो उसके पास वैरायटी ऑफ ब्रेड्स रहती थी, लेकिन ऐसी कौन सी वो स्पेशल ब्रेड है जिसके लिए सारे बच्चे बहुत ज़्यादा वेट करते थे कि कब वो पैडर आएगा या बेकर आएगा और हमें वो ब्रेड खाने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली ब्रेड बेंगल्स की, यानी ऑप्शन बी ब्रेड बेंगल्स की बात हो रही है। और ये बच्चे इसका इतना ज़्यादा वेट कर रहे होते थे स्टूडेंट्स कि ये मुंह तक नहीं धोते थे, ब्रश तक नहीं करते थे, और कहते थे कि क्या शेरों ने भी कभी ब्रश किया है, और हम जब चाय में डुबो डुबो के इन ब्रेड बेंगल्स को खाएंगे तो जो गर्मा गर्म चाय है ना हमारा मुंह और दांत दोनों ही साफ़ कर देगी। तो ये है छोटे बच्चों की अटखेलियाँ, उनकी छोटी छोटी शरारतें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये जो लूशियो रॉड्रिग्स हैं जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं, उनकी कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी सी यादें। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यानी हर रोज़ जो है बेकर कितनी दफ़ा उस मोहल्ले में आता था। और ऑप्शंस हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस या वेरीज डेली। इसका मतलब है वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस मतलब 3 बार, वेरीज डेली इसका मतलब है कि कुछ फिक्स नहीं था, कभी कितनी बार आता था कभी कितनी बार, मतलब कम ज़्यादा होता ही रहता था। तो स्टूडेंट्स जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी ट्वाइस, यानी जो पैडर है वो
दिन में 2 बार इस मोहल्ले में आता था। एक बार आता था सुबह के टाइम पे जब वो बेचने के लिए आता था, और दूसरे बार जब वो घर की तरफ लौट रहा होता था, जब वो सारी अपनी सेल कर देता था, अपने जो ब्रेड्स हैं वो सबको बेच देता था, तो वो वापस लौटते समय उस मोहल्ले से ही होकर गुजरता था। तो इट मीन्स ट्वाइस अ डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ देन, यानी टी जो है वो, ये एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मोर ऑफर के बाद जो है वो ब्लैंक है, जो ब्लैंक यहाँ पे किसी तरह स्किप हो गया है, आई डोंट नो हाउ, बट यहाँ पर ये ब्लैंक ही है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है दैट यूरोप में टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश दैन। इसका मतलब है कि यूरोप में जब चाय पी जाती है तो उसको किस तरीके से ज़्यादा लिया जाता है, यानी जो टी है, हमें टी बहुत पसंद है इसलिए हम उसे पीते हैं, लेकिन यूरोप में क्यों पी जाती है? क्या ऑप्शन ए है मेडिसिन और बिवरेज, या फिर बिवरेज या मेडिसिन, या फिर स्लीप फेवर या मेडिसिन, या फिर स्लीप बैनिशर और मेडिसिन। यानी यहाँ पे आगे भी एक डैश है, यानी 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑलराइट, तो यहाँ आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। मतलब बेसिकली यूरोप के अंदर जो चाय पी जाती है उसे मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पे ज़्यादा पिया जाता है, जैसे उसकी जो पीने पर वो हेल्दी बहुत होती है, तो रोज़मर्रा के हिसाब से उसको नहीं पिया जाता है कि हाँ चलो चाय पीने की इच्छा हो रही है, चलो चाय बनाई जाए, इस तरीके से नहीं पिया जाता है। ये पेय पदार्थ है, लेकिन इसको एंजॉय करने के अकॉर्डिंग नहीं पिया जाता है। तो ऐसा कोई भी जो ड्रिंक होता है, लेट्स से जैसे बिवरेज है, तो बिवरेज बेसिकली क्या होते हैं, वो पेय पदार्थ होते हैं या वो ड्रिंक्स होती हैं जिसे आप एंजॉय करने के लिए पीते हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हैं, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, ये जब होती हैं तो ये नॉट कॉकटेल्स, ओनली मॉकटेल्स, दे आर द बिवरेजेस। ठीक है, हॉट बिवरेजेस भी होते हैं जैसे कॉफ़ी हो गया, तो ये सब जो है ये सब बिवरेजेस में ही आते हैं। सूप हो गया, ठीक है, एपेटाइज़र होता है एक, तो बेसिकली ये बिवरेजेस होते हैं। अब जो मेडिसिन है वो हो गई एक दवा। तो यहाँ पे यूरोप में क्या होता है, जो चाय है वो शौकिया तौर पे कम पी जाती है और एक मेडिसिनल या दवाई के तौर पे उसको ज़्यादा पिया जाता है, कि जैसे हेडेक हो रहा है या कोल्ड है। यूरोप इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, राइट। तो यहाँ पे जो कोल्ड के चक्कर में यहाँ पर जो आप जब चाय पीते हैं तो आपको कोल्ड में, कफ में, अगर गले में खराश है तो आप चाय पीते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ मेडिसिन देन बेवरेज। आई होप ये भी आपको क्लियर यहाँ हुआ ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एक मोर ऑफ अ के बाद है और एक देन के बाद है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेडिसिन और बिवरेज, यानी एज मोर ऑफ अ मेडिसिन देन अ बिवरेज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। और यहाँ हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस 25 कंप्लीट। यहाँ अब आपको बताना है कि आपको 25th का आंसर आपने क्या दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और ये भी बताना है कि आउट ऑफ क्वेश्चंस 25 आपने अभी तक कितने मार्क्स अचीव किए हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे। Where did राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? अब देखिए आसाम तो घूमने जा रहे थे ये लोग, और ये स्टडी इन्होंने कहाँ की है? स्टडी इन्होंने क्या आसाम में की है, कुर्ग में की है, गोवा में की है, दिल्ली में की है? वेल, तो इसका जो सही आंसर है ना स्टूडेंट्स, ये लोग स्कूल में पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे, और कहाँ थे इनका स्कूल? इट वॉज इन दिल्ली। तो दिल्ली में पढ़ा करते थे ये दोनों, दे वर क्लासमेट्स, दे वर गुड फ्रेंड्स। और समर वेकेशंस के दौरान राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे, प्रांजल के घर जा रहे थे ताकि आसाम घूम सकें। और राजवीर बहुत एक्साइटेड था आसाम घूमने के लिए और ये देखने के लिए कि वहाँ जो टी प्लांटेशंस हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं वो दिखने में कैसे होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वाई डू यू थिंक प्रांजल स्कॉफ्ड? अब देखिए स्कॉफ का मतलब होता है एक किसी का मजाक उड़ाने वाली जो हंसी होती है ना, उस तरीके, और वो बहुत ठहाके लगा लगा के हंसी नहीं होती, एक हल्का सा ही
आप इस तरीके से थोड़ा सा ही हँसते हो कि सामने वाले का हल्का सा मजाक उड़ाया हो, या थोड़ा सा किसी बात पर एक हंसी सी उड़ाई हो हल्की सी, तो प्रांजल जो है वो स्कॉफ करता है। तो वाई डू यू थिंक प्रांजल स्कॉफ? पहले ये जानते हैं कि वो कब ऐसा करता है। क्या है, प्रांजल तो है आसाम में ही पैदा हुआ है, वहीं पर ही पला बड़ा है, तो वो आसाम के बारे में और टी प्लांटेशंस के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी है और काफ़ी कुछ उसके लिए वो फेमिलियर है, ठीक है। वो तो हैबिचुअल है, तो इसलिए उसे वहाँ का कुछ भी और जानना ना अनोखा सा नहीं लगता। वो उससे इतना ज़्यादा फेमिलियर हो चुका है कि उसके लिए वो बहुत ही साधारण बात हो चुकी है, ऑर्डिनरी हो चुकी है। लेकिन राजवीर के लिए कहानी कुछ और ही है। राजवीर जो भी जैसे टी प्लांटेशंस देखता है तो उसके लिए तो एक अलग ही नज़ारा है। अब देखिए, जो लोग बॉम्बे में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, वहाँ पे जो समुंदर है वो रोज़ समुंदर को देखते रहते हैं, तो उनके लिए समुंदर हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो डेजर्ट में रहते हैं यानी रेगिस्तान में, वो जब मुंबई जैसे शहर में जाएंगे और उन्हें समुंदर देखने को मिलेगा तो उनके लिए तो एक अलग ही साइट हो जाएगी, है ना। एंड वाइस वर्सा, जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए डेजर्ट एक साइट, एक नज़ारा हो जाएगा एकदम अलग, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब राजवीर जब वो टी प्लांटेशंस को देख रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं इसके बारे में ये भी जानता हूँ, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, मैंने इसके लिए ये रिसर्च करी है, ये सब कह के राजवीर बहुत ही अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रहा था प्रांजल से। लेकिन प्रांजल ने क्या रिएक्शन दिया? स्कॉफ किया। अब जो स्टोरी जब सुना रहा था राजवीर, तो वो तो बहुत ही खुशी से और मज़े से सुना रहा था, बट प्रांजल वॉज स्कॉफिंग। नाउ वाई डू यू थिंक ही स्कॉफ्ड? ऐसा क्यों? ऑप्शन है, ही वॉज अपसेट विद द लेजेंड राजवीर शेयर, मतलब राजवीर ने जो कहानी सुनाई, लेजेंड मतलब कहानी, उससे वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं आई वो कहानी, कि हाँ एकदम नकार दी। बी, ही वॉज मॉकिंग राजवीर फॉर हिज लैक ऑफ नॉलेज, मतलब मॉकिंग करना मतलब उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी उड़ाना, कि राजवीर को की जो नॉलेज है उसको कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उसको बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन के बारे में, इन सब के बारे में पता नहीं है। ऑप्शन सी, ही वॉज अम्यूज एंड टिकल्ड एट वॉट राजवीर शेयर। अम्यूज एंड टिकल्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ये पॉजिटिव, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन है, ठीक है, ये नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। तो अम्यूज और टिकल का बेसिकली मतलब होता है गुदगुदी करना, और अम्यूज का मतलब होता है खुश होना। तो आप कई बार बच्चों की अटखेलियाँ देख के जो खुशी सी एक होती है, आप उनको निहारते रहते हो, दैट इज़ नोन एज अम्यूज, मतलब कितना आप खुश होते हो उन्हें देखकर, अंदर से खुश होते हो। तो इस तरीके की जो एक स्माइल होती है या इस तरीके की जो एक खुशी होती है, उसे कहा जाता है अम्यूज। तो जब वो राजवीर की जब बातें सुन रहा था, जब राजवीर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तो वो गौर से राजवीर को देख रहा था और बहुत अंदर ही अंदर खुश होकर थोड़ा सा हंसता है कि देखो कितनी छोटी छोटी बातें जानकर ये इतना खुश हो रहा है और इतना ज़्यादा दिखा रहा है कि मुझे कितना कुछ मालूम है, जबकि मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ, मुझे तो इससे कई ज़्यादा चीज़ें मालूम है और ये सारी स्टोरीज़ मैंने ऑलरेडी सुनी हुई हैं। तो इस बात पे भी थोड़ा सा मंद मंद हल्का सा मुस्कुराता है। या फिर ऑप्शन डी है, ही वॉज इम्प्रेस विद वॉट राजवीर हैड शेयर्ड, मतलब वो बहुत इम्प्रेस हो रहा था कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में, तुम तो काफ़ी कुछ जानते हो। वेल स्टूडेंट, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ही वॉज अम्यूज एंड टिकल्ड एट वॉट राजवीर शेयर्ड, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हंस रहा था, कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से महसूस कर रहा था कि देखो कितना कोशिश कर रहा है बेचारा, कितना कुछ जानने की और कितना एक्साइटेड हो रहा है। यू नो, आप छोटे बच्चे को जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखते हो ऐसी किसी चीज़ के लिए जो आपके लिए रोज़ की बात है, आम बात है, ऐसी ही आम बातों पर आप किसी छोटे बच्चे को जिस तरीके से बिहेव करते हुए देखते हो, या फिर किसी मैच्योर इंसान को बच्चे की तरह बिहेव करते हुए देखते हो, तो आप अम्यूज़ ही हो जाते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है प्रांजल का जो रिएक्शन है वो इसीलिए ऐसा है। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28, जो कि MCQs का आखिरी क्वेश्चन है। टी इज़ बीइंग ड्रंक इन चाइना, यानी चाइना से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इस चैप्टर से ही है कि चाइना में कब से चाय पी जा रही है। और ऑप्शंस हैं सिंस 1400 AD, सिंस 2700 BC, सिंस 500 BC, या फिर सिंस 1779 AD। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है जब से चाइना में चाय पी जा रही है। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंस 2700 BC। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ों के आंसर
दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ। देखिए ये तो कोई आंसर बहुत समझने वाला है नहीं, ये तो आपकी डिटेल जो है वो दी हुई है आपके चैप्टर में, आप पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये जो दो BC एंड AD लिखे हुए हैं ना, उनका मीनिंग समझाना चाह रही हूँ। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अपन यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका मतलब क्या होता है? देखिए बिफोर क्राइस्ट का मतलब है जो हमारी हिस्ट्री में भी मान लीजिए या बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमारी जो टाइमलाइन है ना, वो किस तरीके से डिवाइडेड है। जैसे अगर टाइमलाइन या समय की हम बात करें तो मान लीजिए ये जो लाइन मैंने अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची है, इसे हम टाइम मानकर चलते हैं और ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये वो समय है या वो दिन है जिस दिन जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म हुआ था। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे, आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मेरा ये एक्सप्लेनेशन स्ट्रिक्टली उनके लिए डेडिकेटेड है, स्पेसिफिकली जिन्हें अभी तक ये इनका मीनिंग नहीं मालूम है। क्योंकि AD और BC ये नहीं मालूम जब होते हैं, ये टाइम नहीं मालूम होता, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस डेट के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जीसस क्राइस्ट, या जो क्रिश्चियंस इन्हें बहुत पूछते हैं जीसस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इनका जन्म हुआ है तो हम इसको पॉइंट 0 मानकर चलते हैं। 0 का मतलब क्या हो गया है कि ये ईयर 0 ईयर है, ठीक है। अब अगर हम पास्ट में जाएंगे, इधर बढ़ेंगे और यहाँ कहीं आएंगे, तो मतलब इनके पैदा होने से इतने साल पहले, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो पहले वाला है ना, यहाँ पर हम जितनी बार भी लिखेंगे वहाँ हम फिर BC लगा देंगे उस ईयर के। तो यानी 2700 BC का मतलब है कि 2700 साल पहले जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उनसे 2700 साल पहले, ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी अब जब वो जन्मे तो इसके बाद जो है यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से जब इंक्रीज़ होता चला जाएगा और उसके बाद लग जाता है AD। यानी अगर यहाँ पर लिखा है 1400 AD, तो यानी 1400 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1400 ईयर्स बाद। तो ये एक टाइमलाइन को मैप करने का एक तरीका है, क्योंकि आप कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज़ कितने साल पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 0 पॉइंट ना रहे तो आप कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे ये कोई चीज़ कितने साल पहले से, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम तो मालूम नहीं है ना कि इस पॉइंट पे इस दिन टाइम या समय शुरू हो गया था, दुनिया आ गई थी अस्तित्व में, ये तो हमें नहीं पता ना। तो हमको बीच का कोई पॉइंट ऐसा निकालना पड़ता है, और जैसे जैसे यहाँ पर आपको और पिछला हिस्सा मिलता जाता है और पिछली हिस्ट्री मिलती जाती है, ये जो टाइम है बिफोर क्राइस्ट का वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। इसीलिए ये BC और AD का कॉन्सेप्ट है। आई नो ये थोड़ा सा जो हम इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं इससे एकदम अलग हटके है, बट एज आई ऑलवेज से एक्स्ट्रा नेवर हर्ट्स, यानी अगर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए तो वो कभी भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और कभी ये मत सोचिए स्टूडेंट्स की इस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत हेल्प होती है, नॉलेज जितना मिले उतना कम है। तो कभी भी इस चीज़ को मत सोचिए कि वो हमारे काम का नहीं, हर इन्फॉर्मेशन काम की होती है, वो कब कहाँ किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो जाए यू वुड नेवर नो। ऑल राइट, चलिए यहाँ पर जो है हमारा ये MCQ सीरीज़ जो है ओवर होती है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि मैम ये आंसर मेरा अलग था, ये वो सही नहीं था, आपका और मेरा आंसर अलग अलग है, मुझे लगता है ये आंसर सही है, आपने जो बताया वो गलत है, तो ऐसा कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर डाउट आपका क्लियर करूँगी। ऑल राइट, और 28 क्वेश्चंस थे टोटल। तो मुझे ये जानना है आपसे कि आउट ऑफ दिस 28 क्वेश्चंस आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। आउट ऑफ 28 हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड। उसके अलावा आपको शायद ये भी ज़रूर लग रहा होगा कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है कुर्क,
उससे यहाँ पर MCQs थोड़े कम थे, ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड पोर्शन वर लेसर। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द पोर्शंस, जितने मार्क्स के आते हैं पोर्शंस में से आते हैं, उस हिसाब से मैंने ये MCQs डिज़ाइन किए थे। बट स्टिल साथ साथ मैं आपसे कुछ मेरी ही क्वेश्चंस पूछे जा रही थी कुर्ग चैप्टर से, तो वो भी आंसर्स, वो भी क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। उनके आंसर्स आप ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट होने पे आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। और अब आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या लेकर आता है। देखिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, ये टॉप कोर्सेज़ की लिस्ट भी आप अच्छे से अभी तक याद कर चुके होंगे, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि सभी टॉप कोर्सेज़ जो हैं वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाइए स्टूडेंट्स। उसके अलावा 6 टू 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अब नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसी वक्त इन नोट्स को ग्रैब कीजिए। ऑलराइट, नाउ कम्स की लिंक्स भी, जो ई नोट्स और ई बुक्स के जो लिंक्स भी हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एंड सभी वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियोस, आज तक के सारे वीडियोस आपको वहाँ इजीली मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा यूट्यूब तो है ही, और यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कमी मत आने दीजिए, मेरे बनाए हुए सभी वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।